हेलो साथियों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल समानांतर क्लासेस। साथियों, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे आपको पता है कि कॉग्निटिव थ्योरी को लेकर ये सब एक सीरीज़ चली हुई है कि कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर किन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। जीन पियाजे से होते हुए हम वाइगोत्स्की तक पहुँचे, फिर आज हम एक नए साइकोलॉजिस्ट को अध्ययन करेंगे। और इस कक्षा के माध्यम से हम लॉरेंस कोहनबर्ग ने नैतिक विकास के क्या सिद्धांत दिए और उस सिद्धांत की क्या आलोचना हुई, ये भी जानना ज़रूरी है। क्या होता है कि आजकल हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बस उसके स्टेप, उसके स्टेजेस पढ़ लेते हैं, उसकी अवस्थाएं पढ़ ले देते हैं, ज्ञान की, पुरस्कार की, ये स्टेज पढ़ लेते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल वाले, ये चीज़ें सीख लेते हैं। ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, ये चीज़ें आप एग्ज़ामों में आती है, पूछी जाए। लेकिन अब आपसे आपको एप्लीकेशन रूप से आती है, पेडागोगी रूप में आते हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि इसकी आलोचना क्यों हुई है, क्या ऐसा कमियां रह गई इसने मोरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग के, जो ये सफल नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ें आज पीडीएफ के माध्यम से हम सीखेंगे और आपके सामने नई नई स्लाइड होगी। आप कोशिश करेंगे कि आप क्लास से लास्ट तक जुड़े रहे, वरना आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए साथी, ये छोटी सी एक स्लाइड है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो पूरा ही आपका मामला समझ में आ जाएगा, जिससे ज़्यादातर सवाल बनते हैं। देखिए, ये एक उल्टा पिरामिड चलता है। इसमें क्या होता है, एक एक ये जो थी, जैसे आपने जीन पियाजे की कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, फोर स्टेजेज, फॉर्मल स्टेजेज ऐसे देखा था, उसी प्रकार कोहलबर्ग की भी स्टेजेज है। उसी प्रकार कोहलबर्ग की भी स्टेजेज है। उनका भी यही कहना है कि किस प्रकार, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो उनका भी यही कहना है कि हाँ, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, ये देखिए, इसमें ये प्री कन्वेंशनल जो एज होती है वो 3 से 7 साल की वर्ष होती है। यानी कि 3 से 7 साल की एज जो होती है उसको प्री कन्वेंशनल एज बोलते हैं। अच्छा भाई, प्री कन्वेंशनल एज हो गई। पूर्व पारंपरिक एज बोल सकते हैं, हिंदी में इसको पूर्व पारंपरिक एज बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये जो तर्क होता है ना, वो रिवार्ड पर यानी कि इनाम पर, और पनिशमेंट यानी कि सज़ा पर। किस पे? या तो हमें रिवार्ड मिले, या तो हमें रिवार्ड मिलने की हमारे अंदर इच्छा रहेगी, या पनिशमेंट मिलेगी, तब हम तर्क सोचेंगे कि हमें मोरल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें प्री कन्वेंशनल में चीज़ें आ जाती हैं। अब आती है कन्वेंशनल जैसे 3 से 7 वर्ष होगी प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एज होगी पारंपरिक, ये यानी अपने आप को मान के चलो, आप 8 से 13 साल के बच्चे हो। तो 8 से 13 साल के बच्चे हो तो आपके अंदर एक्सटर्नल इथिक्स आएगा कि आप समाज क्या सोचेगा। आपको इससे नहीं है, अपने मतलब से नहीं है कि बच्चा हूँ, हाँ मुझे टॉफ़ी मिल गई, चॉकलेट मिल गई तो ऐसा, और मम्मी मारेगी, ये सज़ा मिल गई। नहीं, आप ये भी सोचोगे कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, समाज थोड़ा सा क्या सोचेगा, ये चीज़ें आ जाएगी। तो उसमें क्या चीज़ें शामिल हो जाएगी, इसमें आप अवॉइडिंग पनिशमेंट की नहीं सोचते, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी रुचि चीज़ें इसमें आने दी। 2 चीज़ इसमें देखिए, इसकी तीन स्टेज बनेंगे, इसकी 3 स्टेज होंगी, और इसमें दो क्या होंगे, इसकी जो ये लगा लीजिए आप, इसके स्टेजेज होंगे, और उसमें फिर जो चरण होंगे, 2-2 चरण, तो ये 6 चरण होंगे, 3 स्टेज होंगे। ठीक है। तो फिर कन्वेंशनल 8 से 13 साल के हो गए बच्चे। अब 8 से 13 साल के बच्चे में ये चीज़ आ जाती है, गुड बॉय बनने की, गुड गर्ल बनने की एटीट्यूड, और लो एंड ओल्डर मोरलिटी चीज़ आती है। लास्ट में जो चीज़ आती है जिसको हम सोशल स्टेज, मोरल डेवलपमेंट, लास्ट की जो चीज़ आती है वो आपको पता ही है, जब एडोलेसेंस हो जाता है तो वो पूरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में एडल्टहुड बोल सकते हैं। इसमें देखो, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, भाई सोशल पूरे समाज के लिए हम सोच रहे हैं, अपने उचित सिद्धांत बनते हैं। इसमें जो होता अपने अपने सिद्धांत है कि मैं अगर होनेस्ट हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं है, क्या सज़ा मिलेगी। जब हम 60 वर्ष के पास होने जाते हैं, एडल्टहुड हो जाते हैं, तो हमें किसी का ये डर नहीं है कि वो इनाम देगा तभी कुछ करें। हमारे कुछ मूल्य हैं, हम देश को धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे,
सरकार के खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, और अगर जेल में जाना पड़ेगा तो हम जेल में भी जाएंगे। ऐसी चीज़ें भावनाएँ आने लग जाती है एडल्टहुड में। ऐसे कहते हैं कि हम किसी से, समाज से दबाव नहीं है, मेरे खुद के सिद्धांत है कि मैं ईमानदार रहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको स्लाइड समझ में आ गई तो फिर आप सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए है ना एक मोरल जजमेंट, एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में है ना बच्चों को कहानियाँ सुनाई। आप इसको बस मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और स्लाइड को थोड़ा आप बस स्लाइड को थोड़ा ही इतना टेंशन मत दीजिए, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन बच्चों को उन्होंने कहानियाँ सुनाई और कहानियों में ये बताया कि इसमें 2 मोरल वैल्यू है, इनमें से बताइए कौन सी चीज़ ठीक है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। अब देखिए भाई, कहीं कहीं हो सकता है वहाँ पर प्लांटेशन ना होता हो, वहाँ फसल ना होती हो, जैसे फसल ही नहीं होगी तो वहाँ पर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा निर्भर होंगे। तो आपको पता है कि उस चीज़ को वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो उनके लिए नॉन वेजिटेरियन भी एक मूल्य है। ऐसा नहीं कि मछली खाने वाले अनैतिक होते हैं, तो ये कोई चीज़ नहीं है। ऐसे एक डिलीमा पैदा हुआ, डिलीमा में से एक चीज़ उसमें बचानी पड़ेगी। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको बचाएंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है, उसको बचाना भी और इंटरव्यू देना भी। तो ये चीज़ें डिलीमा है, ऐसे सवाल पूछे गए, ठीक। 2 कहानियाँ पूछी गई, ऐसे बच्चों से कहानियाँ पूछी और उपेक्षा करने के बजाय और फिर उसने ये ध्यान दिया कि ये नहीं है कि उत्तर क्या दिया जा रहा है, किस वैल्यू को, बात उन्होंने ध्यान दिया, कोहलबर्ग ने ध्यान दिया कि क्या सोच के जवाब दिया जा रहा है, किस उम्र के बच्चे क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने एक 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 मॉडल तैयार किया जिसको हेन्स डिलीमा कहा गया, यानी कि हेन्स की दुविधा कहा गया, इस्तेमाल किया। ये उन्होंने प्रतिभागियों के सामने एक अस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की और जिसमें पर्सपेक्टिव टेकिंग शामिल है। यह परिदृश्य उचित रूप से भावनात्मक रूप से उत्तेजक था, यानी कि ऐसी चीज़ें बताई गई, भाई ऐसा डिलीमा किया गया जो इमोशन में आके कुछ चीज़ें ऐसी गलत या सही बोलते, और उन्होंने कहानी के लिए नैतिक निर्णय और उस निर्णय के लिए स्पष्टीकरण मांगा। कोहलबर्ग ने ये प्रयोग 1973 में किया, 1976 में किया, 1981 में ऐसे करते रहे। और कोहलबर्ग ने नैतिकता के विभिन्न चरणों में फिर इस प्रकार बांट दिया, ठीक है। लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एक सिद्धांतकार और शोधकर्ता के रूप में कोहलबर्ग इस उत्तर में इतना दिलचस्पी नहीं रखते थे कि वह सही थे या गलत थे, बल्कि इसमें सभी प्रतियोगियों की अपने निर्णय के लिए क्या तर्क थे। यानी कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, जैसे मान लीजिए वो कहेगा कि मैं जैसे बीच में मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक्सीडेंट वाले इंसान को बचाऊंगा और इंटरव्यू देने के लिए मैं बाद में भी जा सकता हूँ, एम्बुलेंस मंगवाऊंगा तो एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकता हूँ, इंटरव्यू के लिए बाद में भी जा सकता हूँ। तो ये हो सकता है, एक कहेगा नहीं मेरे लिए जॉब ज़रूरी थी, उसको तो कोई और दूसरा बचा लेगा। तो ये चीज़ें उन्हें नोट की, उसने ये नहीं देखा कौन सही बोला कौन गलत, उन्होंने चीज़ें नोट की, ठीक है। और वो चीज़ें जो नोट की थी उन्हें क्या पर अब 3 लेवल हो जाएंगे और 6 स्टेज। हर लेवल में 2-2 स्टेज होंगी, हर लेवल में 2-2 स्टेज होंगी, लेकिन लेवल 3 ही है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है, और लास्ट वाला है यूनिवर्सल कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में कौन कौन सी चीज़ आएंगी। प्री कन्वेंशनल ये क्या होती है, प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता मोरलिटी में क्या होता है, इस स्तर पर नैतिकता भारी रूप से नियंत्रित होते हैं, यानी कि खुद का कोई वो नहीं है कि ये मेरे लिए सही है गलत है। अगर सामने वाला मतलब भारी रूप से अगर ये कहते हैं कि नहीं अब सामने वाला पता नहीं किसी को गुस्सा ना आ जाए और सामने वाला पुरस्कार देगा, ये चीज़ें सोचते हैं, या तो आज्ञा पालन करने के लिए या पुरस्कार प्राप्त करने की चीज़ किया जाता है। इसमें बताया भी था मैंने 3 से 7 वर्ष के बीच ये चीज़ें होती हैं। इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, ओबीडियंसी या पनिशमेंट, ओबीडेंट बनने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, या पनिशमेंट के डर से ये चीज़ें इसमें की जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चे सज़ा से बचने के लिए वयस्कों का अनुसरण करेंगे, उनका पालन करेंगे, और सबसे प्रारंभिक चरण में बच्चों पर लागू होता है। लेकिन कभी कभी वयस्क भी इस प्रकार के तर्क में सक्षम होते हैं, बच्चे के दिए गए नियमों को निश्चित और पूर्ण मानते हैं और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण। उनको लगता है कि बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है,
बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब मेरा बच्चा सच में अच्छा है, लेकिन उसको क्या पता ये जो भी चीज़ कर रहा है क्या पता डर से कर रहा हो। मैंने कहा कि कल अगर तुमने चॉकलेट खाई तो देख लेना तुम्हारी खैर नहीं है। तो कल अगर हम बच्चे को चॉकलेट दे रहे हो, कहे बच्चा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको चॉकलेट पसंद नहीं है, हो सकता है वो डर गया हो। और या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कल कल आपने छोटे बच्चे को शूज़, जब छोटा बच्चा, उसका दो भाई हैं और एक छोटा भाई आपके लिए शूज़ लेके आता है, तो आप उसको इनाम के रूप में 10 रुपये देते हैं। तो अगले दिन बड़े वाला भी इस चीज़ को देखता है और वो जूते उठाकर आपको पहना देता है। तो हो सकता है वो उसी चीज़ को उसने देखा हो कि कल पापा ने 10 रुपये दिए थे तो आज मुझे भी 10 रुपये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो सकता है वो किससे रिवार्ड पाने के लिए चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होती, ये पहली स्टेज में आती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, और प्री कन्वेंशनल स्टेज में ही इसमें बाह्य जो वो व्यक्तिगत होता है, विनाश होता है। ठीक है, इसमें बाह्य व्यक्तिगत विनाश होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, एक्सटर्नल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। इस चरण में नैतिकता, पुरस्कार और स्वार्थ पर आधारित बच्चे और व्यक्ति इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या पुरस्कार मिलेगा, और वो जो पुरस्कार मिलेगा क्या वो संतोषजनक होगा, और उस बच्चे के का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि व्यक्तिगत आवश्यकता को कितनी अच्छी तरह पूरा, यानी कि उसकी पर्सनल ज़रूरत को वो इनाम वो कितनी प्राप्त कर पा रहा है, यही चीज़ें होती हैं। इसमें नैतिक विकास इस प्री कन्वेंशनल में जो चीज़ें होती हैं, पुरस्कार और स्वार्थ की चीज़ें ध्यान होते हैं, बाह्य बाह्य बिहेवियर परस करता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नैतिकता का निर्धारण, इसमें ये चीज़ों को, इस कोटेशन को ध्यान से देखो, क्या उसमें कहेगा, उसमें बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, यानी कि अगर तुम करोगे तो मैं कर दूंगा, तुम मुझे कुछ दोगे तो उसके बदले में मैं कुछ आपको दूंगा। ठीक है, अगर तुम मुझे सज़ा दोगे तो मैं हो सकता है उसकी सज़ा के डर से वो काम कर दूं, अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टेज 2, इसको इंग्लिश में बोले तो इंस्ट्रूमेंटल पर्सनल ओरिएंटेड मोबिलिटी एंड स्टाइल। आप इंग्लिश वाले देखना चाहे तो इसको धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, जो मैंने हिंदी में पढ़ाया है वही चीज़ यह इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप इसको रोक के पॉज करके आप इसको भी देख सकते हैं। अब दूसरी जो लेवल आएगा, मैंने जो पता प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर ही जो दूसरा पारंपरिक नैतिकता, इस स्तर पर सामाजिक नियमों का पालन अनुरूपता सर्वोपरि हो जाती है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के बाद आ गया कन्वेंशनल मोरालिटी। अब पूर्व हट गया है, पारंपरिक रह गया है, अब पूर्व हट गया, अब प्री नहीं रह के कन्वेंशनल हो गया। और कन्वेंशनल में आपको बताया था कि 7 से 13 वर्ष के बीच हो जाएगा। इसमें क्या करेगा कि बच्चा है ना, अपने लिए नहीं पर्सनल, समाज के लिए, समाज क्या सोचेगा उसको अपनी चिंता नहीं है, वह स्वार्थ वहाँ अब हट गया, अब स्वार्थ पीछे हो गया। अब 7 साल से ऊपर का बच्चा अगर स्वार्थ पीछे हट गया है, अब वो समाज के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेगा। समाज में माता पिता क्या सोचेंगे, शिक्षक क्या सोचेंगे, साथियों का रवैया क्या रहेगा, इस चीज़ को सोचेगा। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया था हर एक स्टेज में चरण दो दो होंगे। तो अब दूसरी स्टेज आ गई, तो 2 चरण तो पहले जा चुके थे, अब दूसरी स्टेज में तीसरा चरण आ गया। इसमें हो जाए पारस्परिक संबंध, जो संबंध क्या होंगे, रिलेशन क्या होंगे, इसमें चलेगा। इस चरण में सामाजिक भूमिका उपेक्षा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अक्सर क्या होता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, मैंने बताया था गुड बॉय और गुड गर्ल की यहाँ चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अच्छा होने पर ध्यान देने पर बहुत जोर दिया जाता है। विकल्प व्यक्ति के सामाजिक संदर्भ में प्रमुख व्यक्तियों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं, यानी कि मैं अगर इसके साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा, अच्छे से बोलूँगा, मैं इसको अगर कुछ चीज़ दे दूँगा तो मेरा अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। अगर ठीक है, तो ये सब यहाँ स्वार्थ तो होता है, लेकिन इतना स्वार्थ नहीं होता जितना पहले होता था, पहली वाले स्टेज में। इसी में दूसरे स्टेज के में स्टेप 4 आता है, इसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना भी आता है। सोशल जो है व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर होती है कि सोशल चीज़ें अब बिहेवियर बनाए रखने की। इस चरण में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग नैतिक निर्णय लेते समय समाज को ध्यान में रखते हैं, यानी कि आपको पूछ लिया जाए, अभी देखो यही से सवाल बनते हैं। प्री कन्वेंशनल में समाज नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं होती है। एक्सटर्नल नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं। इंटरनल नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं। इंटरनल नाम की चीज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके मन में नहीं होता कि मैं ये करूँ, वो ज़बरदस्ती कराया जाता है। लेकिन यहाँ इंटरनल चीज़ें आती है, मेरे सोसाइटी भी यहाँ शामिल हो गई कन्वेंशनल में। ठीक है, पारंपरिक में कन्वेंशनल सोसाइटी भी शामिल हो गई और अंदर की रुचि भी जग गई है। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल बनने की। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया होगा, आप आराम से देख सकते हैं। अब ये लेवल, ये अंग्रेजी में आप अब ये अंग्रेजी जो मैंने हिंदी में पढ़ाया हुआ, अब अंग्रेजी में देख लेते हैं। कॉन्वेंशनल मोरालिटी में देखिए, कॉन्वेंशनल मोरालिटी एट द लेवल एडरेंस ऑफ द कन्फॉर्मिटी टू, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं आराम से रोक के, इंग्लिश मीडियम से जो संबंध रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन अभी बताया था। स्टेज 3 इंटरपर्सनल, आंतरिक पारस्परिक संबंध बनाने से होता। अब तक तो बाहरी था, अब अंदर की तरफ आएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऑनेस्टी रखनी चाहिए, मुझे गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, ठीक है। तो दूसरे स्टेज पे आता है, ठीक है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के होता है। तो ठीक है, तो हमने हमने देखा लेवल, हमने 2 लेवल किए, 2 लेवल। पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल, दूसरा लेवल था कन्वेंशनल। और उन 2 लेवलों में 2-2 स्टेजेज हैं, 2 लेवल में 2-2 स्टेजेज हैं। अब 3 लेवल पढ़ेंगे तो हम 6 स्टेज पढ़ लेंगे। तो हमने 4 स्टेज पढ़ लिए, 2 लेवल पढ़ लिए, ठीक है। अब तीसरी जो लेवल है वो क्या है, स्तर तीसरा, उत्तर पारंपरिक नेता, यानी कि क्या, पहले प्री कन्वेंशनल, अब आफ्टर कन्वेंशनल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। या लेटर कन्वेंशनल, लेटर, आप लेटर बोल सकते हो, लेटर कन्वेंशनल मोरालिटी। लेटर कन्वेंशनल मोरालिटी ये कब आएगी, आपको पता है, अडल्टहुड चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर हम या एडोलसेंस से भी ऊपर चले जाएंगे जब ये चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का अंतिम स्तर है। इसमें रूल्स और मानदंडों के अंतर नैतिकता के सिद्धांत और धारणाओं पर आधारित तर्क द्वारा विशेषता है, लेकिन साथ ही नियम और मानदंड के एक समान अनुप्रयोग को अस्वीकार किया है। नैतिकता का मूल्यांकन अमूर्त धारणा, यहाँ अपने आप अमूर्त, यानी कि इंटरनल उसकी जो धारणाएं हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई दबाव नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। मेरा मतलब है ये है कि मैं, अगर आप 19 साल का हो गया तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं, ठीक है। ये चीज़ अपने आप चीज़ें आएंगी, ये किसी को दबाव से नहीं करूँगा। अगर मुझे लगा है कि अगर मुझे यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घट रही है, अप्रिय घटना जो देश के लिए अहितकारी हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर मुझे सच बोलने के लिए अगर मुझे किसी जेल में जाना पड़े या गोली भी खानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार आते हैं। अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ता है, अपने व्यक्तिगत विश्वासों के लिए लड़ता है, कानून के नियम में रहकर भी न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है। इस उम्र में व्यक्ति का मानना है कि कुछ मूल्य जैसे कि स्वतंत्रता कानून से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कहते हैं कि अगर कोई कानून ऐसा बना है कि नहीं, आपको यहाँ नहीं घूमना चाहिए, नहीं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो वहाँ हम कहेंगे देखिए कानून को रखिए अपने पास। पहला हम स्वतंत्रता, इंसान का अस्तित्व ज़रूरी है। तो ये चीज़ कभी कभी कानून से भी टक्कर यहाँ ले जाता है। इसी में आपने देखा कि लेटर कन्वेंशनल में ही आपने ये देखा कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पर्सनल राइट की चीज़ें बात करेगा, ठीक है। और इसी में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स उसके कुछ होंगे। कोहलबर्ग का नैतिक तर्क का अंतिम चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और अमूर्त तर्क पर आधारित है। ये भी अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक पर आधारित है। लोग आंतरिक नैतिक सिद्धांतों और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं, व्यक्त करते हैं, भले ही वे कानून और नियमों के साथ टकराव में हो, ठीक है। ये चीज़ें अब हो गई। अब नैतिक, इस नैतिक विकास के सिद्धांत क्या, आंतरिक नैतिक सिद्धांत का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। सार्वभौमिक मानव अधिकार का मतलब यह क्या हुआ कि नैतिक निर्णय सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल मानव अधिकारों पर आधारित होते हैं। इसमें लॉजिक का मतलब क्या है, व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है, भले ही वह कानून के साथ टकराव क्यों न करे हो। इसमें मानवतावादी मूल्य क्या है, व्यवहार स्वचालित नैतिकता है, दूसरे द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता, खुद जो मन है वही करेगा, ठीक है। ये चीज़ें इंग्लिश में ये आप आराम से देख सकते हैं। आप जो मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ जो लेके आया हूँ, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ आप तो कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे। सबसे खास चीज़ है कि इसकी आलोचना की हुई है। कोहलबर्ग के जितने भी चरण उनकी आलोचना किया, क्रिटिसाइज कैसे किया गया है। कोहलबर्ग के चरणों को सांस्कृतिक और दीर्घकालिक अनुसंधान से निष्कर्ष निकाला गया कि उन्होंने आलोचना का सामना करना पड़ा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की दृढ़ता से आलोचना की गई कि ये पुरुष केंद्रित है, यानी कि पुरुष, इसमें दया की, इमोशन की, फीलिंग्स की कोई लेना देना नहीं है। या तो पनिशमेंट की बात कर दी, या ओबिडेंटी की बात कर दी, या फिर लॉ की बात कर दी, या सोसाइटी की बात कर दी, लेकिन इमोशन का तो किसी ने बात जिक्र किया ही नहीं।
और इमोशन सबसे ज़्यादा इमोशन पता है कि बहुत सारे इमोशंस महिला के अंदर होते हैं। तो जो वुमेन अप्रोच है उसको लेकर इनके क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इसमें महिलाओं के जो इमोशन लेकर जो फैसला लेते हैं डिलेमा में, पुरुष जो डिलेमा में फंसता है तो वो कहीं ना कहीं कठोर निर्णय भी ले लेता है, लेकिन महिला क्या इमोशनल होती है, वो मातृत्व उसके अंदर होता है, तो उसमें निर्णय लेने में वो अलग तरह से सोचती है। तो उसके बारे में यहाँ उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसलिए जो उनकी साथी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गिलीगन ने उनका कड़ी आलोचना की। 1977-82-83 में उनके साथ काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोलंबर्ग का नैतिक स्तर पर प्रारंभिक और प्राथमिक 1958 का अध्ययन, जिसमें कोलंबर्ग के सिद्धांत के लिए अनुभवजन्य समर्थन प्रदान किया, मुख्य रूप से युवा अमेरिकी पुरुष विषयों पर चलाया गया। यानी कि इनका कहना है कि 1958 में जो चला गया था वो अमेरिका के पुरुषों की आइडियोलॉजी को लेकर, उसमें जो सैंपल लिए गए थे वो ज़्यादातर पुरुषों के ही लिए गए थे, ये चीज़ उनका कहना है। ठीक है, उसमें तर्कवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद पर कोई ध्यान है, लॉजिक और उदारवाद पर उनका कोई, लिबरिज्म पर उनका नहीं है, पर्सनल विजन का कोई उनका ध्यान नहीं है कि महिला और पुरुष में नैतिक विकास के जो छोड़ने का थोड़ा सा अंतर होता है। तो गिलिगन ने उनका कहीं ना कहीं आलोचना की है कि उनकी चीज़ों में कमी है। और सेम्स भी एक महिला साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने भी इनकी आलोचना इसी आधार पर उन्होंने की है। ठीक है, और फ्लांगन ने उनके दावे का, लेकिन ख़ास बात क्या है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को हम पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसके लिए क्या है, ये हमारे लिए, जैसे कि हमारे भारत के वासुदेव और हेमेलन हैं 1987 ने भारत में कोलंबर्ग के चरण अनुक्रम की व्याख्या का प्रशिक्षण किया करने के लिए नैतिक तर्क का एक अध्ययन तैयार किया, जिसमें विभिन्न आयु और लिंगों को शामिल किया। उन्होंने भारत में वैश्विक विचार और तर्क की भी जांच की और कोलंबर्ग के सिद्धांत को अनुभवजन्य समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा उन्होंने जो कोशिश की है वो चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए शामिल हो सकती है। ठीक है, अब आलोचना की बिंदु क्या था आलोचना की, तर्क संगत प्रक्रिया पर अधिक जोर, यानी कि लॉजिक प्रोसेस पे ज़्यादा अधिक जोर है। कोलंबर्ग ने सिद्धांत में तर्क लॉजिक पर अधिक ध्यान दे दिया, जबकि संवेदनात्मक प्रक्रिया की भूमिका को, संवेगात्मक कोग्निटिव थ्योरी दे रहे हैं, इमोशन का कोई लेना देना है नहीं, लॉजिक लगा रखा है। ये इनकी सबसे बड़ी आलोचना थी। सहज निर्णय और संवेदक ने एक एक जो डिसीजन लेते हैं और एक नॉर्मल डिसीजन होता है बिना किसी संवेदनात्मक, बिना किसी इमोशनल, तो वो चीज़ों में उनमें कोई भूमिका निभाने। और स्त्री लेंस को तो इन्होंने बिल्कुल बर्खास्त किया, स्त्री को तो इन्होंने कहीं जगह ही नहीं दी सिद्धांत में, इसलिए इनकी आलोचना हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक थी। आशा करता हूँ कि आपको आशा करता हूँ कि आप को ये सब समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आप एक ही कक्षा में प्रत्येक टॉपिक का आप समाधान पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।